Bismillahirrahmanirrahim. Today we have our lecture number 7. In last lecture we discussed data and signals. उसमें हमने अपने जितनी भी एनालॉग कम्युनिकेशन थी वो सारी की सारी डिस्कस की थी. आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम अपनी डिजिटल ट्रांसमिशन के ऊपर जाएंगे. डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होती है, किस तरह की जाती है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से अलगोज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर जो हमारा लास्ट लेक्चर था डाटा एंड सिग्नल्स का, उसमें हमने सारी टेक्निक्स देखी, मेथड्स देखे, फिर हमने उसके डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स किए. बिट रेट, बाड रेट क्या होता है, कंपोजिट सिग्नल क्या होता है, आपका डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है. तो वो जो चैप्टर था वो ज़्यादातर टूवर्ड्स एनालॉग कम्युनिकेशन से था और उसमें हमने एनालॉग कंपोनेंट्स को ज़्यादा देखा था. फिर हमने उसमें बाड रेट किस तरह फाइंड करते हैं, बैंडविड्थ किस तरह फाइंड करते हैं, बिट रेट कैसे फाइंड करते हैं, सिग्नल नॉइज़ रेशो क्या होती है, उन तमाम जितने भी कंपोनेंट्स थे उन तमाम कंपोनेंट्स को हमने कवर किया था. फिर हमने ये देखा था कि आपके जो आपके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लाइक बैंडविड्थ है, आपका डिले है, आपका जिटर है, आपका थ्रूपुट है आपका, तो इन तमाम फैक्टर्स को भी हमने देखा था. उनको हमने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूट भी किया था. कंप्यूटेशन के बाद हमने उसके डिफरेंट टाइप की, कुछ रियल टाइप की हमने उसके एक दो केसेस भी देखे थे, एग्जांपल्स भी देखी थी. तो आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर बेस करता है डिजिटल ट्रांसमिशन के ऊपर. देखिए, ट्रांसमिशन हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपने जब भी अपना डाटा ट्रांसमिट करना होता है वो किस तरीके से करना होता है, क्या क्या. तो डिजिटल ट्रांसमिशन में हम देखेंगे कि क्या क्या आपके मेथड्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं. इस चैप्टर के अंदर जो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लाइन कोडिंग क्या होती है, लाइन कोडिंग की स्कीम्स क्या क्या होती हैं, ब्लॉक कोडिंग क्या है, आपकी स्क्रैबलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्शन, सबसे पहली चीज़ जो इसमें 4.1 हम इसको स्टार्ट करते हैं. ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 4 डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेरोज फेरोजन का चैप्टर नंबर 4 है, डिजिटल ट्रांसमिशन के नाम से. तो डिजिटल ट्रांसमिशन हम देखते हैं कि in this section we see how we can represent digital data by using digital signals. हम अपने डाटे को कैसे डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे सेंड कर सकते हैं. द कन्वर्जन इन्वॉल्व 3 टेक्निक्स. जो ये कन्वर्जन है डाटे की, जो हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की, तो इसमें देर आर 3 टेक्निक्स. वन इज दैट लाइन कोडिंग, सेकेंड इज ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैबलिंग. देर आर 3 टेक्निक्स. हम इनमें देखेंगे कौन सी टेक्निक बेहतर है, किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सी टेक्निक आपको कब यूज़ करनी चाहिए, कौन सी टेक्निक आपको किस केस में नहीं यूज़ करनी, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. लाइन कोडिंग इज ऑलवेज नीडेड. अब जब भी हम डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, line coding is always needed. Block coding and scribbling may or may not be needed. यहाँ पे एक आप कंसेप्ट देख लें कि जो हमारे पास ये 3 टेक्निक्स हैं, लाइन कोडिंग की, ब्लॉक कोडिंग की और स्क्रैबलिंग की. तो इसमें हमने क्या कहा है कि जो हमारे पास लाइन कोडिंग की टेक्निक है वो तो हमें यानी जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे इज ऑलवेज नीडेड. बट जो आपके पास ब्लॉक कोडिंग है और स्क्रैबलिंग है मे नॉट बी नीडेड, मे और मे नॉट बी नीडेड. ठीक है, इट नॉट नेसेसरी कि हमें वो चाहिए कि नहीं चाहिए. तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि लाइन कोडिंग को क्या चीज़ होती है, ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, कैसे कोड्स बनाए जाते हैं, कैसे उसको डिकोड किया जाता है एंड सो ऑन. तो आप ये देखें, ये इट्स अ सिंपल एग्जांपल. Figure 4.1, this is figure 4.1, line coding and decoding. देखें, पहले तो हम ये देखते हैं कि what is coding and what is decoding. देखें, कोडिंग हम जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ all people seems, तो मैं all की जगह ट्रांसमिट करता हूँ 000. देयर आर 3 बिट्स 0, मैंने 3 0 सेंड कर दिए ऑल के अगेंस्ट. पीपल के अगेंस्ट मैं सेंड कर देता हूँ 001.
अगेंस्ट में सेंड कर देता हूँ 011 एंड सो ऑन। तो मैंने अपने यूजर की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया कोड के अंदर। तो लाइन कोडिंग जो है वो भी एक टेक्निक है, आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। जब बात करते हैं कोडिंग की तो अपने जो आपका मैसेज होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जब आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी चीज के अंदर तो हम कहते हैं कि इसकी हमने कोडिंग कर दी है। जिस तरह हमने OSI लेयर मॉडल में आपको ये बात बताई थी कि जो डेटे की इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन या कोडिंग या डिकोडिंग होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होती है, जो डेटे को प्रेजेंटेबल बनाती है दूसरी लेयर्स के लिए। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं लाइन इनकोडिंग की और डिकोडिंग की, तो इनकोडिंग आपको बात समझ आ गई कि जो हम किसी भी जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, जो आपका साइफर टेक्स्ट या जो आपका कोडेड मैसेज बन जाता है, वो आपके पास क्या होती है, इनकोडिंग होती है। हम जब वापस उसको रिवर्स करते हैं, जब हम जो है जिस तरह हमने बात की कि ऑल की जगह हम ट्रांसमिट करते हैं 000, तो हम जब उन 000 को वापस कन्वर्ट करेंगे आल के लिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, डी कोड हो जाएगा। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इट्स आवर डिजिटल डाटा, 0101 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये आपका सेंडर है जो ये मैसेज ट्रांसमिट करना चाहता है रिसीवर के पास, ये मैसेज अपना ट्रांसमिट करेगा आपके रिसीवर के पास। अब यहाँ पे आपका ये इनकोडर है, ये उस मैसेज को इनकोड कर रहा है। क्या कर रहा है, इनकोड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसमिशन की। डिजिटल ट्रांसमिशन में क्या है, या 1 है या 0 है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके एनालॉग सिग्नल भी हैं, आपके डिजिटल सिग्नल भी हैं, आपके कंपोजिट सिग्नल भी हैं। तो जो आपके सिग्नल्स की कन्वर्जन है, हमने कहा था कि जिस तरह मॉडेम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करता है, वैसे ही आपके पास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकोडर की। ये जो इनकोडर है, इसको ये जो आपने फर्स्ट 0 सेंड किया, ये इसने 0, इट्स 0, ये जो आप चीज देख रहे हैं इट्स 0। देन इसने 1 सेंड किया तो ये आपके पास 1 आ गया। फिर आपने अगेन सेंड किया 0 तो ये 0 आ गया, फिर इसने 1 किया एंड सो ऑन, और लास्ट में आपने 1 सेंड किया तो ये 1 आ गया। तो ये उसने एक डिजिटल सिग्नल सेंड किया, ये आपका इनकोडर है, ये आपका डिकोडर है। अब जो केबल के ऊपर हमने क्या कहा था कि जो फिजिकल लेयर है, जब हमने बात की थी कि आपके पास 1010 होता है, यानी हम जब बात करते हैं डाटा एनकैप्सुलेशन से, हम लास्ट लेक्चर में फिर वापस चाहते हैं, हमने क्या कहा था कि जो यूजर की इंफॉर्मेशन है वो डाटे में कन्वर्ट होती है, डाटा जो है वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, सेगमेंट्स जो है वो आपके पैकेट्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो पैकेट्स है वो आपके कन्वर्ट होते हैं फ्रेम्स में, और जो फ्रेम्स थे वो 1 और 0 था। अब जो ये 1 और 0 है, ये एक डिजिटल सिग्नल है, और सिग्नल भी क्या चीज है, वो आपकी वोल्टेज है। वोल्टेज आपकी क्या चीज है कि वो आपका करंट लेवल है। हम उस वोल्टेज से देखते हैं कि आपने बिट को हाई करना है कि बिट को लो करना है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का है, या 1 या 0, आप स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट आपकी ऑन हो जाती है, स्विच को ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। हम ऑन को 1 कह देते हैं, ऑफ को 0 कह देते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी जो आप अपना डाटा सेंड कर रहे हैं, ये आपकी बिट 0 हो गई, ये 1 हो गई, तो ये आपका सेंडर हो गया, ये आपका इनकोडर हो गया, ये आपका डिकोडर हो गया, और ये आपका एक रिसीवर हो गया जो आपके डिजिटल, यहाँ पे आपने 101 सेंड किया, इसने इसको इनकोड किया एक डिजिटल सिग्नल में, और डिकोडर ने वापस उसको डिकोड कर दिया वापस डिजिटल डाटे में। जो आप अपना डाटा सेंड करना चाह रहे थे वो उसने उसको डिकोड करके वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपकी इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है, यानी इनकोडिंग जो हो रही है वो आपकी कहाँ पे हो रही है, वो आपकी सेंडर साइड पे हो रही है, और जो डिकोडिंग है वो कहाँ पे हो रही है, आपके रिसीवर एंड के ऊपर हो रही है। ये आपका लिंक है जिसके ऊपर आप अपना डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं। तो इट्स द बेसिक एग्जांपल ऑफ लाइन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग कि लाइन इनकोडिंग में डाटा किस तरीके से इनकोड हो रहा है और वापस किस तरीके से डिकोड हो रहा है।
अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारी फिगर है, सिग्नल एलिमेंट्स वर्सेस डाटा एलिमेंट। यानी एक तो हम बात करते हैं सिग्नल से ही डाटा आपका बन रहा है ना, बेसिकली जो आपका एनालॉग सिग्नल है, वोल्टेज लेवल्स हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ डाटे को। तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो आपकी फर्स्ट डायग्राम है, हम क्या कहते हैं, वन डाटा एलिमेंट पर वन सिग्नल एलिमेंट, आर इज इक्वल टू 1। हम क्या कहते हैं, जो आपका आर है वो इज इक्वल टू 1 है, जो आपका एक डाटा एलिमेंट किसको शो कर रहा है, पर वन सिग्नल एलिमेंट। तो आप ये देखें कि जब आप यहां से ये आपका वन, अब इसमें जो आपका वन डाटा एलिमेंट आप देखें यहां से लेकर यहां तक ये जो आपका 0 है, ये आपका वन डाटा एलिमेंट है। आपने ये 1 ट्रांसमिट किया, फिर आपने 0 ट्रांसमिट किया, फिर आपने 1 ट्रांसमिट किया। तो ये आपकी यहाँ पे हमने आर का साइज क्या रखा है, हमने आर का साइज रखा है 1, और हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, 1 सिग्नल एलिमेंट हम यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। आप इसके साथ देखें, आप बी डायग्राम में आ जाएं, 1 डाटा एलिमेंट पर 2 सिग्नल एलिमेंट्स। यहाँ पे फिर जरा गौर करें, यहाँ पे हम बात कर रहे थे 1 डाटा एलिमेंट पर 1 सिग्नल एलिमेंट, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, 1 डाटा एलिमेंट पर 2 सिग्नल्स। यहाँ पे हमने आर क्या रखा, आर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस है ये सिग्नल का, या इसमें कितनी बिट्स आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ पे आप उतने साइज में यहाँ पे आप 2 सिग्नल्स सेंड कर रहे हैं एलिमेंट्स। अभी देखें यहाँ पे आपका जो 1 डाटा एलिमेंट है, हमने इस पोर्शन को डिवाइड किया है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास 1 डाटा एलिमेंट है, यानी आप क्या कह रहे हैं कि इट्स 2 सिग्नल एलिमेंट्स, इट्स 2 सिग्नल एलिमेंट्स। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं, इट्स 2 डाटा एलिमेंट्स। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि 2 डाटा एलिमेंट्स पर 1 सिग्नल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, R2 रख दिया। देखें यहाँ पे भी आप 1 बिट सेंड कर रहे हैं, ये भी 1 डाटा एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, ये आपके पास 2 डाटा एलिमेंट्स है, आप 2 बिट सेंड कर रहे हैं, ये 2 बिट्स हैं, ये 2 बिट्स हैं, ये 2 बिट्स हैं। यहाँ पे आप क्या कहते हैं, R इज इक्वल टू 4/3, और इट्स 4 डाटा एलिमेंट्स, इट्स 4 डाटा एलिमेंट्स आप जो सेंड कर रहे हैं वो 4 डाटा एलिमेंट्स सेंड कर रहे हैं। 4 डाटा एलिमेंट्स पर 3 सिग्नल एलिमेंट्स, यानी आपके पास जो आर है वो 4/3 है, और जो आपके डाटा एलिमेंट्स जो आपके सेंड हो रहे हैं वो कितने हैं, वो आपके 4 आपके डाटा एलिमेंट्स हैं जो आप इसमें सेंड कर रहे हैं। अब हम इसी की एक साथ छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। A signal is carrying data in which one data element is encoded as one signal element R is equal to 1। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाएं, वापस देखें, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट R1 भी लिया, R1/2 भी देखा, हमने यहाँ पे R इज इक्वल टू 2 भी देखा, और R इज इक्वल टू 4/3 भी देखा। अब इन तमाम, यानी जहाँ पे हमने R1 लिया, 1/2 लिया, 2 लिया, इन तमाम को देखने के लिए जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, R इज इक्वल टू 1। इट्स ओके। इफ द बिट रेट इज 100 किलोबिट्स पर सेकेंड, अब आपका जो बिट रेट है दैट इज 100 किलोबिट्स पर सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द बार रेट इफ C इज बिटवीन 0 and 1। यहाँ पे आपसे क्या चीज पूछी गई है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज बिट रेट एंड बार रेट, आपको अब यहाँ पे याद होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा तो आप जाएं और दोबारा चैप्टर 3 देखें कि उसमें बिट रेट और बार रेट में क्या डिफरेंस था। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द बार रेट इफ C इज बिटवीन 0 and 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी अज्यूम द एवरेज वैल्यू ऑफ C इज 1/2, द बाड रेट इज देन S इज इक्वल टू C इंटू N इंटू 1/R। ये 1/2 हो गया, ये आपके पास आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये आपका 100,000 आ गया इंटू 1/1 डिवाइड बाई 50,000। तो आपके पास बार रेट क्या आ गया, 50 किलो बार। जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं किलो में तो आपने इसको डिवाइड बाई 1000 किया, तो ये यहाँ पे के आप देख रहे हैं, ये पहले आपके पास बार से जब आपने इसको डिवाइड बाय 1000 किया तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास किलो बार आ गया, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट आता है, although the actual bandwidth of a digital signal is infinite,
although the actual bandwidth of a digital signal is infinite, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, the effective bandwidth is finite, जो आपकी वो बैंडविड्थ जो आपके लिए इफेक्टिव है दैट इज फाइनाइट, जो आप यूज करना चाहते हैं। 4 मेगाबाइट्स चाहिए आपको, 20 मेगाबाइट्स चाहिए आपको, 30 मेगाबाइट्स चाहिए, जो आपको एक्चुअल बैंडविड्थ चाहिए जो आपने यूज करनी है, जिसको आपने यूटिलाइज करना है, वो आपके पास इतनी है, वो आपके पास फाइनाइट होती है। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या बन गया, या आपका थंब रूल क्या बन गया कि द एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ अ डिजिटल सिग्नल इज इनफाइनाइट, द इफेक्टिव बैंडविड्थ इज फाइनाइट, जो आपको इफेक्टिव चाहिए वो आपकी फाइनाइट होगी। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 3 में हमने शनन और न्यूक्विस्ट थ्योरम दोनों देखे थे कि न्यूक्विस्ट के लिए क्या फार्मूला था, शनन के लिए क्या फार्मूला था, और वो कैसे कैलकुलेट किए जाते थे। तो यहाँ पे हम उसी को देखते हैं। अब बेटा मैंने आपको पहले दिन ये बात बताई थी कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप लास्ट लेक्चर सुने बगैर नेक्स्ट लेक्चर पे चले जाएंगे तो वो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो आप अगर एक लेक्चर को सुनते हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं वो करें, बुक का चैप्टर रीड करें, ये लेक्चर सुने, फिर आपको कुछ आइडिया होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली लेक्चर सुनेंगे, बुक भी रीड नहीं करते, उसके क्वेश्चंस नहीं करते, एग्जांपल्स नहीं करते, तो आपको समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो नेटवर्किंग की फील्ड है, ये हर चैप्टर दूसरे के साथ लिंक है। आपने अगर लेयर्स नहीं पढ़ी तो आपको आगे डाटा एनकैप्सुलेशन समझ नहीं आएगी, वो समझ नहीं आएगी तो आपको डाटा एंड सिग्नल्स का नहीं पता चलेगा, वो समझ नहीं आएंगे, आपको डिजिटल ट्रांसमिशन नहीं आएगी, वो नहीं आएगी तो आपको मीडिया का समझ नहीं आएगा, मीडिया समझ नहीं आएगा तो आपको आईपी एड्रेसिंग नहीं आएगी, आईपी एड्रेसिंग नहीं आएगी तो राउटिंग नहीं आएगी, राउटिंग नहीं आएगी तो स्विचिंग। ये सारा लिंक्ड है। सो आप हर चीज को साथ साथ कैरी ऑन करें, पढ़ते रहें, ताकि आपकी बेस जो है वो लिंक रहे और आपको चीजें समझ आती रहें। तो यहाँ पे क्या चीज है, द मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ ए चैनल, आप इसमें चैप्टर 3 उसको देख सकते हैं, हमने लास्ट टाइम उसको पूरा कवर किया, इज n max is equal to 2 into b into log 2l defined by the Nyquist। ये जो चैप्टर नंबर 3 में था उसने ये डिफाइन किया हुआ है। Does this agree with the previous formula for n max? क्या आप इससे एग्री करते हैं, yes or no? अब क्या सोल्यूशन है, is signal with l levels actually can carry log 2l bits पर लेवल, वो एक बिट में log 2l बिट्स जो है वो कैरी करता है इफ ईच लेवल करस्पॉन्ड्स टू वन सिग्नल एलिमेंट एंड वी अज्यूम, हम यहाँ अज्यूम करते हैं द एवरेज c इज इक्वल टू 1/2, देन वी हैव आपके पास जो मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा n max इज इक्वल टू 1/c इंटू b इंटू r इज इक्वल टू 2 इंटू बी इंटू लॉग 2 इंटू एल। ये आपके पास उसका मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा, या आप कह सकते हैं कि उसकी जो है सोल्यूशन आएगी। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियस थ्योरम भूल चुका है तो काइंडली चैप्टर नंबर 3 देखें और फिर स्लाइड को देखें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। देखिए, आप पहली चीज तो ये है कि सिंक्रोनाइजेशन होती क्या है, दोनों सेंडर और रिसीवर के ऊपर जब आप कोई डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो दोनों एंड पे सिंक कर रहा हो, जो सेंडर के पास है वो डाटा रिसीवर के पास होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सेंड करें 1011 और ट्रांसमिट हो 000111, ठीक है, तो ये वो डाटा नहीं है एक्चुअल जो सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर ने रिसीव किया। इट मीन्स देयर आर सम प्रॉब्लम बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर आर ऑन द लिंक, बिकॉज जब आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एक्चुअल वो डाटा ट्रांसमिट हो ही नहीं रहा जो आप भेजना चाह रहे हैं। तो आपने ये भी देखना है कि सेंडर और रिसीवर में जो आप अपना डाटा भेज रहे हैं क्या वही डाटा है या कोई और तो नहीं है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या इशू क्या आता है, आप देखें, ये आपने सेंड किया। अब सिंक्रोनाइजेशन बड़ी जरूरी है। जब तक सेंडर, मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं कि टुमारो यू हैव अ क्लास, लेकिन आपको मैसेज मिल रहा है कि टुमारो यू हैव नो क्लास, तो मैसेज चेंज हो गया ना। तो ये जो बात है, जब तक आपका सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, सेंडर और रिसीवर के ऊपर एक जैसा डाटा नहीं जाता, तब तक जो आपके पास नेटवर्क है उसके अंदर एक प्रॉब्लम रहेगा, उसमें एक कम्युनिकेशन का इशू रहेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए, आप ये देखें, पहले यहाँ पे आप इसको समझें कि मैं सेंड क्या कर रहा हूं। मैं सेंड करता हूं 1
फिर 0, फिर 1 1 0 0 0। आप देख रहे हैं कि हाई बिट इज अ 1, देन इट्स अ 0, देन इट्स अ 1, देन अगेन 1, देन इट्स 0, देन अगेन 0, then again 0, then 1, and so on. On the receiver end, on the receiving side, the system is receiving some like that. It's receiving, it's 1, it's fine, because we send 1 is 1. We send 0, but here receive is 1. Then we 0, there is 1, then is 1 is same, then 1. It's now see in this diagram, is change. There is 1 if 1, 0 is 1, is 1 is 0, is 1 is 1, is 0 is 1. So data is changed during the transmission. So जो हमारे पास ट्रांसमिशन है, हमने देखें ट्रांसमिशन का बेनिफिट क्या है कि जो आप सेंड कर रहे हैं वही आपको रिसीव हो। आप बैंक में जाके 2 लाख रुपया जमा करवाते हैं, अगर वो आपके अकाउंट में नहीं किसी और के अकाउंट में चला जाता है तो वो आपका डाटा तो नहीं है ना, ठीक है। दैट्स वाई जब आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो आप सेंड कर रहे हैं, वही पैकेट आपके रिसीविंग एंड के ऊपर रिसीव भी होना चाहिए। अगर रिसीविंग एंड के ऊपर वो पैकेट रिसीव नहीं होता, इट मींस कि जो आपने सेंड किया है वो प्रॉपर्ली सेंड, आपने सही सेंड कर दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये लिंक का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये इसमें बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। हम देखते हैं कि वो इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, उन इश्यूज को कैसे कवर किया जा सकता है और उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस्ट कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप एरर को डायग्नोस्ट ही नहीं कर सकते, फॉल्ट टॉलरेंस ही नहीं कर सकते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम आपका ओरिजिनेट कहां पे हो रहा है। क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर ये जानना बहुत जरूरी है कि वेयर इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहां पे है, नेटवर्क लिंक के ऊपर है, कहां प्रॉब्लम है, उसको फाइंड करना, उसको डायग्नोस्ट करना, उसके बाद आप उसकी फॉल्ट टॉलरेंस कर सकते हैं। जब तक आपको प्रॉब्लम का ही आइडिया नहीं है तो आप उसको डायग्नोस्ट नहीं कर सकते, उसकी फॉल्ट रिकवरी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहां देखें, इन अ डिजिटल ट्रांसमिशन द रिसीवर क्लॉक इज 0, जो आपका रिसीवर क्लॉक है वो 0 है, सॉरी 0.1. In a digital transmission, the receiver clock is 0.1% faster the sender clock. अब यहाँ पे ये एक कंसेप्ट वो बता रहा है कि जो डिजिटल जो आपकी ट्रांसमिशन होती है, वो जो रिसीवर का क्लॉक है वो 0.1% फास्टर है सेंडर के क्लॉक से, जो सेंड कर रहा है वो उससे फास्ट है। हाउ मैनी एक्स्ट्रा बिट्स per second does the receiver receive if the data rate is 1 kilobits per second? How many if the data rate is 1? अब इस क्वेश्चन के there are 2 parts. पहले पार्ट में वो क्या पूछ रहा है कि अगर आपके पास 0.1% फास्टर है आपका सेंडर क्लॉक, तो हाउ मैनी, आपको कितनी एक्स्ट्रा बिट्स चाहिए अगर आप 1 किलो बिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट कर रहे हैं। और पार्ट बी में वो क्या कहता है कि अगर डाटा रेट आपका 1 मेगाबाइट पर सेकंड है। तो आप ये देखें, इसकी जो है आपकी जो सोल्यूशन है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। एट 1 किलो बिट्स पर सेकंड द रिसीवर रिसीव 1001 बिट्स पर सेकंड इंस्टेड ऑफ 1000 बिट्स पर सेकंड। 1000 बिट्स सेंड, तो वो क्या रिसीव करेगा, 1001 बिट्स रिसीव करेगा, 1 एक्स्ट्रा बिट। एट 1 मेगाबिट्स पर सेकंड द रिसीवर रिसीव्स 1001,000 बीपीएस बिट्स पर सेकंड इंस्टेड ऑफ 1,000,000। तो अगर आपने ये बिट्स सेंड किए हैं तो ये बिट्स आपकी रिसीव होंगी, तो आपको एक्स्ट्रा बिट्स कितनी चाहिए, 1000 बिट्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको हमने कैसे फाइंड किया। ये आप जब तक 1-2 दफ़ा खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको बेटा आइडिया नहीं होगा इस चीज़ का। अब हमारे पास जब बात हमने की है कि हमने शुरू में कह दिया कि जो लाइन कोडिंग है, ब्लॉक कोडिंग है और आपकी स्क्रैबलिंग है, लाइन कोडिंग इज ऑलवेज देयर इन द नेटवर्क। अब जब भी नेटवर्किंग की बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो लाइन कोडिंग इज ऑलवेज देयर। अब लाइन कोडिंग के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाता है यूनिपोलर, देन पोलर, देन बायोपोलर, देन मल्टी लेवल, देन मल्टी ट्रांजिशन। अब ये वो चीज़ें हैं यूनिपोलर में, ये वो लाइन कोडिंग की वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द डाटा ट्रांसमिशन। अब जो यूनिपोलर है इसको हम NRZ भी कहते हैं, नॉन रिटर्न जीरो भी कहते हैं। पोलर को
NRZ, RZ, बायफेस, मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इसमें यूज होता है। बायोपोलर में AMI हम यूज करते हैं। मल्टी लेवल में 2B, 1Q, 8B, ये डिफरेंट आपके लाइन कोडल। वैसे तो आपके पास बहुत से हैं, लेकिन आपको जब आपने यूज करना है तो आपको देखें, बीइंग अ नेटवर्क डिजाइनर, बीइंग अ नेटवर्क मैनेजर, आप देखें आपके पास 3 तरह के लोग होते हैं। एक आपके नेटवर्क टेक्नीशियंस होते हैं, वो सारी ज़िंदगी AC, TV, फ्रिज ठीक करते रहते हैं, बट दे डोंट नो कि आपका कैपेसिटर की वर्किंग क्या है, आपका जो रजिस्टर है उसकी वर्किंग क्या है। एक जो है वो अगर हम बात करें कि जिनके पास सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, माइट भी एक आदमी सारी ज़िंदगी पढ़ाता रहा है आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अगर उसने कभी जो डायोड देखा है नहीं, कभी उसने कैपेसिटर में काम किया ही नहीं, तो उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है। और एक होता है आपका इंजीनियर, जिसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है। तो आपने जो है वो इंजीनियर की अप्रोच यूज़ करनी है, तो आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए और प्रैक्टिकल काम भी आना चाहिए। तो अब बीइंग अ नेटवर्क डिज़ाइनर, बीइंग अ नेटवर्क मैनेजर, आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी इनकोडिंग टेक्निक कहाँ पे यूज करनी है। और वो आपको तब ही पता चलेगा जब आपको उन तमाम इनकोडिंग का, उन तमाम टेक्निक्स का पता होगा कि किसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, किसके एडवांटेजेस क्या हैं। जब तक आपको उन कोडिंग टेक्निक्स का पता ही नहीं है कि नॉन रिटर्न जीरो में और RZ में डिफरेंस क्या है, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर में डिफरेंस क्या है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते ही नहीं है। तो बीइंग अ मैनेजर या नेटवर्क डिज़ाइनर, आपको ये पता होना चाहिए हर टेक्निक के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और हम उसको कहाँ पे किस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम इन टेक्निक्स को देखते हैं 1 बाय 1। अब आप देख रहे हैं कि जो यूनिपोलर NRZ स्कीम है, ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं कि ये आपने 1 ट्रांसमिट किया, ये 0 ट्रांसमिट किया, 1 ट्रांसमिट किया, 1 फिर। अब जब हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 1/2 V स्क्वायर प्लस 1/2 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर। बेसिक आपकी बिल्कुल बेसिक आपकी इक्वेशन है। फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास पोलर NRZ L और NRZ I, ये दो आपके हैं L और I इन्वर्टेबल जो आपकी स्कीम है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये आपने 0 ट्रांसमिट किया, देन 1 ट्रांसमिट किया, देन 0 0, देन 1 ट्रांसमिट किया आपने, फिर 1 ट्रांसमिट किया, फिर आपने 1 ट्रांसमिट किया, फिर आपने 0 ट्रांसमिट किया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जब आपने इस डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जो नेक्स्ट बिट नो इन्वर्जन, नेक्स्ट बिट इज 0 एंड नेक्स्ट बिट 1। यहाँ पे आप ये देखें, ये आपने यहाँ तक सेंड किया, फिर ये सेंड किया, फिर ये सेंड किया, ये सेंड किया, ये आपने सेंड किया, ये अगेन सेंड किया आपने, ये 1 सेंड किया, फिर आपने सेंड किया। तो अब R इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 और ये N/2 है। तो जो आपका कुछ ग्राफ बनता है आप देख रहे हैं कि 0.5 और 1, कुछ आपकी इस तरह से आपकी बैंडविड्थ बनती है। ये आपकी 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये FN है। तो इस तरीके से आप इसका जो आपका ग्राफ बनता है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी क्या। यहाँ पे जो आपके पास कंसेप्ट आता है इन नॉन रिटर्न जीरो L, the level of the voltage determines the value of the bit. In NRZ I, the inversion or the lack of inversion determines the value of the bit. जो आपके पास इसमें जो रूल है वो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि in RZL the level of the voltage determines the value of the bit, और NRZI हम की बात कर रहे हैं determines the value of the bit। तो ये बेटा जो रूल है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम विदाउट रूल्स इसको आगे मजीद आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज़। सेकेंड रूल क्या है, NRZL and NRZI both have an average signal rate of N/2 BD। अब दोनों को जो एवरेज सिग्नल रेट है वो क्या होता है N/2, ठीक है, N/2 BD, ठीक है, ये आप दोनों का एवरेज सिग्नल रेट है जो हम इसमें यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, NRZL and NRZI both have a DC component problem। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गया कि इन दोनों का जो प्रॉब्लम है
NRZL में भी एक प्रॉब्लम है और NRZI में भी प्रॉब्लम है और दोनों में कंपोनेंट प्रॉब्लम है। अब कंपोनेंट प्रॉब्लम क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, और उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से रिमूव करेंगे, उसमें क्या क्या आपके इश्यूज आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, उनको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हम पहले इसकी एक दो एग्जांपल्स पहले देखते हैं। ये आपकी जो एग्जांपल है, इस सिस्टम इज यूजिंग NRZI टू ट्रांसफर 10 मेगाबिट्स डाटा। एक NRZI को यूज़ करते हुए एक सिस्टम जो है वो आपका 10 मेगाबिट्स डाटा जो है वो ट्रांसमिट करता है। तो व्हाट आर द एवरेज सिग्नल रेट एंड मिनिमम बैंडविड्थ। यहाँ पे दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। एक तो ये पूछा गया है कि आपके पास एवरेज सिग्नल रेट क्या होगा, और दूसरा आपसे ये पूछा गया है कि आपको मिनिमम बैंडविड्थ कितनी रिक्वायर्ड है इसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसका जो फार्मूला अभी हमने, अगर आप पीछे जाके इन स्लाइड में देखें, हमने n/2 जब देखा था, आप ये देख रहे हैं हमने यहाँ पे क्या कहा था कि NRZ एंड NRZI both have an average signal rate n/2 BD n/, ये हमने देखा था, हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे। द एवरेज सिग्नल रेट इज S इज इक्वल टू n/2, वो हमने बैक से पिक किया 500 किलोवाट। द मिनिमम बैंडविड्थ फॉर दिस एवरेज बाड रेट इज B min इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 500 किलोवाट्स। तो अभी देखें, आपने सिंपल से, आपको डाटा गिवन था, आपके पास सिंपल सा फार्मूला भी था n/2, आपने उसमें इस डाटे को फीड किया और आपको आइडिया हो गया कि इसकी क्या चीज़ हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हम अगर पोलर RZ स्कीम देखें तो इसमें आप अपना एम्पलीट्यूड देखें कि यहाँ से हमने इसको ट्रांसमिट किया, 0 को ट्रांसमिट किया, फिर हमने यहाँ पे ट्रांसमिट किया, ठीक है, 1, फिर आप देख रहे हैं, ये देखें हम 0 1 0 0 1, इसमें यार हमने क्या लिया है 1/2 लिए, ठीक है। S इज इक्वल टू क्या है, N है, ये आपके पास P आ गया। तो यहाँ पे आप वही कर, यहाँ पे आप कर्व देख रहे हैं, ये आपका ग्राफ बन रहा है। ये आपके, अगर आप बैक साइड पे जाएं तो आप अगर इस ग्राफ को देखें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। आप ये ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ भी 0 1.5 था, लेकिन ये टेक्निक और थी, और आप अगर इसमें देखें तो यहाँ पे आपको ग्राफ जो है वो चेंज मिलेगा। जो आपकी बैंडविड्थ है, ये आपकी सारी की सारी बैंडविड्थ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, पोलर RZ स्कीम आ गई। पोलर बाईफेज मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर स्कीम्स में क्या होता है कि जो आपकी मैनचेस्टर स्कीम है और जो आपकी डिफरेंशियल मैनचेस्टर है, इन दोनों का अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखें तो आप देख रहे होंगे कि ये आपके पास 0 ट्रांसमिट हो रहा है, ये 1 है, ये 0 है, फिर ये 0 है, फिर ये यहाँ पे हम जो 0 इस हम जो ये लाइन है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। जो आपका 0 है वो क्या चीज़ है, वो हम इससे शो कर रहे हैं। जो 0 है आपका, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वापस आएंगे, तो इट मीन्स कि ये क्या है 0, यानी ये आपने स्टार्ट किया और यहाँ तक जब वापस आए तो आपने क्या ट्रांसमिट कर दिया 0। अब ये देखें कि जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आए तो ये 0 है। अब देख रहे हैं, ये आपने स्टार्ट किया यहाँ से, अब यहाँ पे आए, इट्स 0। अब आप ये देख रहे हैं कि ये 1 का सिंबल था, 1 आप ये देख रहे हैं। तो जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए, तो ये फिर आपके पास 1 आ गया, फिर ये 0 है। तो अब इस सिंबल को ध्यान में रखें, ये जो आपका सिंबल बन रहा है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आपने 0 ट्रांसमिट कर दिया। फिर आप देख रहे हैं कि उसके बाद फिर आपने ट्रांसमिट करना है 0, तो फिर आपने इसको यूज़ किया, फिर आपने 0, फिर आपने ट्रांसमिट करना है 1, तो आपने यहाँ से ट्रांसमिट किया 1। तो ये वो सिंबल्स हैं। अब हर सिग्नल की, हर मेथड की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हर यूज़र ने जो अपनी टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं, वो अपनी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं इनको एकोमोडेट करने के लिए, इनको रन करने के लिए। तो अब यहाँ पे जब तक आपको ये सिंबल्स जो याद नहीं रहेंगे, जब तक आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब आप ये देखें कि ये 0 था और ये 1 है। अब मैं इसको रिवर्स कर दूं तो सारे का सारा सिग्नल ही कट हो जाएगा। मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, इट्स 1। आप अपनी एक लाइन कोडिंग बनाते हैं, आप कहते हैं ठीक है जी, ये मैं इसको 1 शो करूंगा, इसको 0 शो करूंगा, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ये कि वो आपने डिफाइन करना है कि ये आपका 0 है। तो जब आप डिफरेंशियल मैनचेस्टर में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखें कि डिफरेंशियल मैनचेस्टर में और इन दोनों में आपको साफ डिफरेंस नजर आएगा। आप
इस सिग्नल को देखें और आप इस सिग्नल को देखें तो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। और यहाँ पे जो आपकी बैंडविड्थ बनती है वो कुछ आपकी इस तरह बैंडविड्थ बनती है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास जो आर है वो 1/2 ही है, जो आपने यहाँ पे देखा है एग्जैक्टली वही आर आपके पास यहाँ पे भी 1/2 आर है। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि मैनचेस्टर में और डिफरेंशिएशन जो आपके पास जो मैनचेस्टर है, इन दोनों में एक डिफरेंस नज़र आएगा आपको कि लाइक आप इसको 0 कहते हैं, फिर इसको एंड सो ऑन। तो ये आपका एक डिफरेंस है जो हम इन दोनों में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो आपके सिग्नल्स हैं, जो आपकी ये चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक आपको रिप्रेजेंटेशन का पता नहीं चलेगा तब तक आप उसको कवर नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट देखते हैं इसका कि इन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर encoding, the transition at the middle of the bit is used for synchronization. It's a very very important concept. In Manchester and differential Manchester encoding, the transition जो आपकी transition हो रही है at the middle of the bit is used for synchronization. जो आपकी मिडिल की बिट है, आप जिसको यूज़ कर रहे हैं, वो बिट आपकी यूज़ होती है सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होती है। हम उसको जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, जो है कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जो आपका आ गया कंसेप्ट इन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, द ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ द बिट इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। The minimum bandwidth of Manchester and differential Manchester is 2 times that of non-return 0. यहाँ पे आपके पास एक और कंसेप्ट आ जाता है कि जो आपके पास मिनिमम बैंडविड्थ आपको चाहिए ऑफ मैनचेस्टर एंड जो आपके पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर है इज 2 times that of non-return 0. ये उससे अब अगर आप बैक स्लाइड पे जाएं और यहाँ देखें कि इन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होता है कि इनकोडिंग जो है द ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ द बिट, जो आपकी ट्रांजिशन होती है वो आपके पास मिडल ऑफ द बिट है, इज यूज फॉर सिंक। यहाँ पे हम जो मिडल बिट है उसको किस लिए फिक्स कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, वो एक सिंक बिट के लिए यूज कर रहे हैं। जबकि आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दूसरा रूल क्या कहते हैं कि जो मिनिमम बैंडविड्थ है ऑफ मैनचेस्टर, यानी जो कम से कम आपकी बैंडविड्थ है ऑफ मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज 2 times दैट ऑफ नॉन रिटर्न 0, यानी वो उससे 2 times है, उससे डबल है। जो आपके पास नॉन रिटर्न 0 है वो उससे डबल है। ठीक है, ये एक और रूल है जो अपने ध्यान में रखना है। इन बायोपोलर एनकोडिंग वो यूज 3 लेवल। अब देखिए नेक्स्ट जो आ गई है वो आपके पास क्या आ गई है, वो आपके पास बायोपोलर आ गई है एनकोडिंग। अब यहाँ पे जो आपके पास बायोपोलर एनकोडिंग है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वो यूज 3 लेवल्स। हम अपने जो 3 लेवल्स हैं वो कौन कौन से यूज कर रहे हैं, एक हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव, एक हम यूज कर रहे हैं 0 और एक हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव। यानी यहाँ पे जो आपके पास बायोपोलर एनकोडिंग होगी, आप ध्यान में रखेंगे एक आपके पास जो लेवल है वो, एक तो पहली बात क्या है कि इन बायोपोलर एनकोडिंग वी हैव 3 लेवल्स। ठीक है, फर्स्ट लेवल क्या होगा पॉजिटिव, सेकंड क्या होगा 0 एंड थर्ड इज नेगेटिव। ये 3 लेवल्स होते हैं आपके पास बायोपोलर एनकोडिंग के अंदर। यहाँ पे हम बायोपोलर की जो आपकी स्कीम्स हैं उसको देखते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम ये आपके पास एम्पलीट्यूड है, ये R इज इक्वल टू 1, इसकी ये इस तरह की बैंडविड्थ ड्रॉ हो रही है। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, फिर आपने 0 सेंड किया, फिर 0 सेंड किया, फिर आपके पास ये 1 आ गया, फिर आपके पास 0 आ गया। तो यहाँ पे जो आपके लेवल थे वो हमने क्या कहा था कि एक आपके पास पॉजिटिव लेवल है, एक आपके पास नेगेटिव लेवल है और एक आपके पास 0 लेवल है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर जाएँ तो पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, ये आपके पास 3 लेवल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं बायोपोलर स्कीम्स के अंदर। MBNL schemes, ये जो आपके पास MBNL schemes है, a pattern of M data elements is encoded as a pattern of N signal elements in which 2M less than equal to LN। ये एक और कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास MBNL schemes हैं जितने भी आपके पास हैं, वो जो पैटर्न ऑफ M डाटा, जो आपके M डाटा के जितने भी एलिमेंट्स हैं इज इनकोडेड एज अ पैटर्न ऑफ N सिग्नल एलिमेंट्स इन विच 2M लेस देन इक्वल टू LN। ये आपके पास जो इक्वेशन है ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जो आपकी बनती है कि 2M लेस देन इक्वल टू LN।
अब यहाँ पे हम देखते हैं जी मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी लेवल के अंदर आप देख रहे हैं कि 2B1Q एक स्कीम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो आपके पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव लेवल है, यहाँ पे आपने जो बिट सेंड किए हैं 0 0, नेक्स्ट जो आपका लेवल +1 है और नेक्स्ट लेवल यहाँ पे क्या आ रहा है -1 है, ये 0 1 है, +3 -3, ये 1 0 है, -1 +1, ये 1 1 है, -3 +3। ये आपके पास ट्रांजिशन टेबल है। जो आपकी ट्रांजिशन होती हैं वो आपकी इस तरीके से होती हैं। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, आप जरा इसको गौर से देखें। यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने शुरू किया +3 से और -3 पे एंड किया, ये +1 है, ये आपका माइनस है। तो अब आप ये देखें कि ये आपके पास 0 0 आ गया। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये आपके पास पॉजिटिव ओरिजिनल लेवल है। यहाँ पे हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये पॉजिटिव इसका लेवल है। आप देखें कि ये आपने 0 0 ट्रांसमिट किया, फिर आपने ये 1 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं और यहाँ से आप क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये आपका 0 1 है और फिर ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपका 1 0 है एंड ये आपके पास 0 1 है और ये इसकी आपने एक बैंडविड्थ, इसको S = आपने n/4 किया। ये आपके पास 1.50 है, ये 0 1/2 1 और इसकी आपने एक बैंडविड्थ ड्रॉ कर ली। तो यानी इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ये आपके पास जो लेवल्स हैं आपके पास, कि ये आपके पास जो लेवल है +1 है, ये -1 है, ये +3 है, ये -3 है, ये -1 है, ये +1 है, ये -3 है, ये +3 है। तो ये आपके पास डिफरेंट लेवल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं मल्टी लेवल 2B1Q में। अब मल्टी लेवल 8B60 स्कीम भी है। अब ये देखें कि ये आपके पास 2B1Q स्कीम है और इसी तरीके से आपके पास मल्टी लेवल के अंदर 8B60 स्कीम भी है, 8B60 स्कीम भी है। तो ये देखें बहुत सी स्कीम्स हैं, लेकिन मैं वही आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि बीइंग अ नेटवर्क डिज़ाइनर और अ नेटवर्क मैनेजर, आपको ये हर स्कीम का पता होना चाहिए। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर मैंने इस तरह की इनकोडिंग स्कीम बनानी है तो कौन सी मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि हर स्कीम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ उसके एडवांटेजेस भी हैं। अब आपने ये देखना है कि जो आपका कोड होगा, जो आपका नेटवर्क होगा, वो उसमें जिस स्कीम में आपको ज़्यादा एडवांटेजेस मिले और कम ड्रॉबैक्स मिले, आप उसको ऑप्ट करेंगे। बिकॉज वैसी कोई भी एक आपको स्कीम नहीं मिलेगी कि जिसमें आप कहेंगे 100% आपके एडवांटेजेस हैं और ड्रॉबैक कोई भी नहीं है। हर एक के साथ आपका ट्रेड ऑफ है। आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, एक ट्रेड ऑफ करते हैं। आपका अगर बजट है 50,000, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि शायद उसमें कुछ उसमें अगर आप i Core 7 लेना चाह रहे हैं तो माइट भी आप 5 पे आ जाएं, और अगर आप 7 ही लेना चाहते हैं तो फिर अगर आप 7 ले रहे हैं तो जहाँ पे आपको 8 GB रैम चाहिए वहाँ पे फिर आप 4 GB भी आ जाएंगे। यहाँ पे आपको 2.7 GHz चाहिए, माइट भी आप 2.2 पे आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ट्रेड ऑफ है जो आप अपना ट्रेड ऑफ करते हैं कुछ पैरामीटर्स के साथ। तो इसी तरीके से जो इनकोडिंग आपकी स्कीम्स हैं, ये डिफरेंट स्कीम्स हैं, उसमें से आपने वो टेक्निक, वो मेथड यूज़ करना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतर रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको किस तरह की इनकोडिंग स्कीम चाहिए। तो जो मल्टी लेवल आपके पास 8B60 स्कीम है, आप ये देखें कि इसमें हम क्या कह रहे हैं, ये प्लस वोल्टेज है, ये 0 है, ये माइनस वोल्टेज है। तो ये आप -0 प्लस, तो ये आपने ट्रांसमिट यहाँ पे किया, ठीक है। इसमें आप क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, 0 0 0 1 0 0 एंड 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं और ये आपके पास इन्वर्टेड पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये आपका इन्वर्टेड पैटर्न आ रहा है यहाँ पे आपके पास। अब नेक्स्ट क्या है मल्टी लेवल पे, देखिए मल्टी लेवल की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। पहले आपने टेक्निक क्या देखी, 2B1Q देखी, फिर हमने 8B60 स्कीम देखी है, फिर हम क्या देख रहे हैं 4DPAM5 स्कीम, ये आपके पास थर्ड स्कीम है। अब आप इसमें देखें कि ये आपके पास वो डाटा था, ठीक है, 0 0 0 0 1 1 1 1 एंड 0। आपके पास जो लिंक है दैट इज 1 Gbps, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो फर्स्ट वायर है वो आपके पास 250 मेगाबिट्स की है, ये सेकंड वायर है, ये आपके पास 250 मेगाबिट्स की है, थर्ड भी आपके पास इतने की है। बिकॉज ये अगर चारों को आप सम अप करें 250 मेगाबिट्स प्लस 250 मेगाबिट्स प्लस 250 मेगाबिट्स प्लस 250 मेगाबिट्स, तो ये बनेगा 1000 मेगाबिट्स। और अगर आप इसको कन्वर्ट कर लें गीगा में तो ये बन जाएगा 1 गीगाबिट्स। तो ये आपके पास जो लिंक था, जो आपके पास 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड का लिंक था, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 1 गीगाबिट्स पर सेकंड के अंदर। तो अब आपने ये 4 लिंक्स बना दिए, यानी 4 वायर्स कर दी हैं, ये आपने ए कर दी। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये वायर 1 आ गई, ये आपके पास यहाँ पे वायर 2 आ गई, ये वायर 3 आ गई और ये वायर 4 आ गई। तो ये आपके पास मल्टी लेवल 4DPAM
PEM5 स्कीम है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टी लेवल हमने यहाँ पे ख़त्म किया। फर्स्ट हमने ये किया कि मल्टी लेवल 2B1Q देखा, फिर हमने 8B6T को देखा, फिर हमने 4D PEM5 को देखा, और उसके बाद हम आगे मल्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर आगे। अब जो आपके पास मल्टी ट्रांजेक्शन है ये क्या है, ये आपके पास MLT3, इसमें जो फर्स्ट आ गई है वो आपके पास क्या है, MLT3 स्कीम। अब यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ये ट्रिकी के हवाले से है। पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे कि ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास ये प्लस वोल्टेज है, ये 0 वोल्टेज है, और ये आपके पास माइनस। ये आपके पास एक टिपिकल केस है कि अगर हम यूं सेंड करें 0 1 यहाँ पे सेंड किया 0 1 1 0 1 1, इट्स अवर टिपिकल केस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस केस के अंदर आपका वर्स्ट केस क्या बन सकता है। ये आपका वर्स्ट केस कुछ बन रहा है। तो अब ये आपके पास डिफरेंट ट्रांजिशंस क्या होती हैं, आप लोगों ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स पढ़ा होगा या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। अब स्टेट्स जिस तरह आप अपनी DFT डायग्राम बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, एंटिटी रिलेशन डायग्राम बनाते हैं, तो ऑटोमेटा में आपकी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, वो जो स्टेट्स हैं आप ये देखें। अब यहाँ पे ये आपके पास एक स्टेट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट बिट क्या आपके पास 0 है, फिर जब यहाँ पहुँचेगा नेक्स्ट बिट आपके पास 1 है, फिर आपके पास ये नेक्स्ट स्टेट है। तो ये आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। जब आप अपना डाटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट ट्रांजिशंस के ऊपर उसकी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो वो जो आपकी डिफरेंट जितनी भी स्टेट्स हैं, जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट्स हैं जिसमें आप अपना डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं, वो जो आपकी ट्रांजिशंस हैं वो आप ये देख रहे हैं। यहाँ पे हम ये कहते हैं ये इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3। तो ये इनके थ्रू आप अपना जितना भी डाटा करते हैं इसको हम मल्टी आपकी जो मल्टी ट्रांजिशंस क्या होंगी, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन है वो आपकी मल्टी ट्रांजेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, MLT3 स्कीम यूज करते हैं। अब ये हमने जितनी भी एनकोडिंग देखी है, जो लाइन एनकोडिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी एक समरी देखें तो हम क्या कहते हैं कि जो यूनिपोलर है ये NRZ है, इसकी बैंडविड्थ जो एवरेज बैंडविड्थ है वो क्या है, B = N/2 है। कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है। ठीक है, नो सेल्फ। अब हम साथ साथ उसके करेक्ट ये चार्ट बहुत ज़रूरी है, आप प्रिंट कर लें इस चार्ट को और अपने पास अपने नोट्स में रखें, क्योंकि इन चार्ट से आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपकी क्या जब आपने नेटवर्क आपने अगर डिज़ाइन करना है, कहीं कंसल्टेंसी देनी है, कुछ करना है, तो आपके पास आपको वो पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चार्ट से फ़ौरन इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि आपकी क्या नीड है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह यूज़ करनी है। तो जब हम बात करते हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपके पास जो फर्स्ट चीज़ है यूनिपोलर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं NRZ है। अब आप देखिए इसमें कि B = N/2। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कहते हैं कॉस्टली, नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन, इफ लॉन्ग जीरोज आर 1s DC। ठीक है, ये जो आपकी डाटा कम्युनिकेशन है ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो यानी यूनिपोलर में एक तो ये चीज़ आ गई। अब यूनिपोलर में ये आपकी कैटेगरी यूनिपोलर ही है, लेकिन हम NRZ SML यूज़ कर रहे हैं, इसमें की बैंडविड्थ भी वो है। इसमें क्या, इसमें भी वही सेम, ये कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, ये तो कॉस्टली भी है। नो सेल्फ सिंक, इफ लॉन्ग जीरोज आर 1s DC। ठीक है, तो ये आपके पास नो सेल्फ, लेकिन ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। फिर आपके पास NRZ I है, इसकी भी जो आपके पास बैंडविड्थ है वो वही है, ये भी आपकी जो है नो सेल्फ सिंक है। फिर आपके पास बाईफेस है, इसकी बैंडविड्थ क्या है, B = N है। इसमें आपको DC नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन बैंडविड्थ आपको बहुत हाई चाहिए। जब भी आप बाईफेस यूज़ करेंगे तो अगर आपके पास हाई बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पाकिस्तान में बैंडविड्थ का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ लेंगे, यहाँ बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बाहर की कंट्रीज़ में आपकी बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसलिए बाहर तो आप बैंडविड्थ को यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा। पाकिस्तान में या इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ बैंडविड्थ का थोड़ा सा इशू है, तो आपने ये टेक्निक देखनी है इसको कि आपकी क्या नीड्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, बायोपोलर में AMI है, इसकी बैंडविड्थ B = N/2 है। 2B1Q की B = N/4 है। ठीक है, फिर आपके पास जो मल्टी लेवल में 3 देखे हैं, ये तो आपके पास केस में आ रही है, ये तो आपके पास बायोपोलर में आ रही है AMI। तो जो मल्टी लेवल है इसमें हमने देखा है 2B, इसमें 1Q देखा है। फिर हमने इसमें 8B6T देखा है, इसकी बैंडविड्थ ये है। फिर हमने 4D PEM5 देखा है, इसकी बैंडविड्थ ये है। फिर हमने मल्टी लाइन देखा है जिसमें हमने
MLT3 देखा है जिसकी बैंडविड्थ दी है, तो हमने ये सारी चीज़ें भी देखनी है कि आपको कौन सी चीज़ कैसी कहाँ पे क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है और आपने उसको किस तरह लेके चलना है। ये उसकी समरी है, आप इस समरी से जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ आप किस नेटवर्क में कौन सी टेक्निक जो है यूज़ करना चाहते हैं। हमने बात की थी कि ब्लॉक कोडिंग इज नॉर्मली रेफर टू एज MB डिवाइड बाय NB कोडिंग। इट रिप्लेस ईच M बिट ग्रुप विद एन N बिट ग्रुप, यानी जो M बिट का ग्रुप था हमारे पास, हम उसको रिप्लेस करते जाएंगे N बिट के साथ। तो ये आपके पास हर एक बिट को हम M को N के साथ जो है साथ साथ चेंज करते जाएंगे। ये देखें, ये उसकी ब्लॉक कोडिंग उसका कंसेप्ट आ गया। अब ये देखेंगे ये डिवीजन ऑफ अ स्ट्रीम इनटू M बिट्स। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास M बिट्स हैं हम उसको कर रहे हैं कि ये आपके पास 1 1 0 1, ये 0 0 0 1, ये आपके पास 0 1 0.11। तो आप ये देख रहे हैं कि ये M बिट टू इसमें N बिट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या चीज़ होती है, हर एक करैक्टर के साथ मैं अगर A ट्रांसमिट करता हूं तो मैं उसके अगेंस्ट वहां B कर दूं, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी है। हर एक करैक्टर की जगह आप उसको चेंज कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें कि अगर आपने A सेंड करना है तो मैंने A की जगह 1 कर दिया, B सेंड करना है तो मैं C कर दिया। या मैं ये कहता हूं कि मेरी की साइज 3 है, अब मैं जो भी अल्फ़ाबेट सेंड करूंगा उसको +3 करके करें। मैंने अगर सेंडर ने सेंड किया A तो वहां पे B C D, बिकॉज की क्या है 3, तो 3 बिट के गैप्स के साथ वहां पे क्या ट्रांसमिट होगा D। मैं यहाँ ट्रांसमिट करता हूँ B, वहां पे क्या ट्रांसमिट होगा E। मैं यहाँ पे ट्रांसमिट करता हूँ C, वहां पे क्या होगा F एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन है कि ये आपके पास जो आपकी यहाँ पे M बिट आ रही है, इसको हमने क्या किया है कि जो आपके पास अब N बिट है उसके साथ सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1 0 एंड सो ऑन। ये आपकी N बिट्स हैं, ये फिर आप ये आपकी M बिट्स हैं, इनको आपने N बिट के साथ कर दिया। ये M बिट है, इनको आपने N बिट के साथ कर दिया। ये M बिट है, इसको आपने N बिट के साथ कर दिया। कंबाइनिंग N बिट्स ग्रुप इनटू स्ट्रीम, हमने उसको एक स्ट्रीम में कंबाइन किया है। तो ये क्या आपके पास ये बेसिक जो आपकी ब्लॉक कोडिंग का कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पे आपको बताया इस प्रीवियस स्लाइड में कि ये आपके पास क्या चीज़ है कि MB/NB। देन आपके पास जो दो बहुत ही कॉमन कोडिंग आपकी स्कीम्स है, इसके अंदर एक आती है 4B 5B। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हम यूज़ करते हैं, एंड विद NRZ-I लाइन कोडिंग स्कीम। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 4B 5, ये जो आपके पास सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ये आपके पास वो लिंक है। अब ये 4B 5B आपने यहाँ पे डाटे को इनकोड किया, यहाँ पे ये नॉन रिटर्न 0B। अब यहाँ पे आपने 4B के साथ NRZ देखे, जितनी भी एक बात याद रखें, जितनी भी आप ज्यादा इनकोडिंग यूज करेंगे बैंडविड्थ वेस्टेज भी होगी और टाइम कंज्यूमिंग भी है। देखें, आपने प्लेन टेक्स्ट सेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं एक यूनिवर्सिटी है, जो स्टूडेंट आता है वो उससे कोई वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसको अंदर आने दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वहां में हम बाहर गार्ड खड़े कर दें और कहें कि अपना कार्ड शो करें, तो अब क्या होगा कि वो कार्ड देखेगा, उसको अंदर जाने देगा, तो वहां पे कुछ टाइम, अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर वहां पे हम फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा दें कि हर स्टूडेंट आएगा वो अपना फिंगरप्रिंट वहां देखेगा, अगर वो लेजिटिमेट फिंगर होगा तो आपका गेट आपका ओपन हो जाएगा। अब हमने सिक्योरिटी तो इंक्रीज कर दी, लेकिन साथ हम जो है वो ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फिंगरप्रिंट वहाँ लगाएंगे तो कुछ सेकंड्स लेगा उसको वो चेक करने के लिए कि ये जो आपका जो इस यूनिवर्सिटी में आ रहा है वो लेजिटिमेट स्टूडेंट है, वो यहाँ का स्टाफ मेंबर है, वो यहाँ का फैकल्टी मेंबर है भी कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वो डोर आपका ओपन होगा। तो बिल्कुल जब आपने अगर वहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाई थी तो जो आ रहा था वो अंदर जा रहा था, तो वो फास्ट था। तो जब आप इनकोडिंग यूज करते हैं तो आप ट्रेड ऑफ भी करते हैं, आपकी बैंडविड्थ भी जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि अब आपने डाटे ने इनकोड डिकोड होना है, यानी उसकी कन्वर्जन होनी है। जब आपकी कन्वर्जन होनी है तो इट्स टाइम टेकिंग, ठीक है। तो इसलिए जब आप सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं तो साथ आप ट्रेड ऑफ भी करते हैं। ये नहीं है कि अगर आप एक फैक्टर को अचीव कर रहे हैं तो दूसरे को नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर या कम्युनिकेशन चैनल्स को डिज़ाइन करते हैं, जब हम अपने चैनल्स की कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं, हम देखते हैं कि हमें डाटा रेट कितना चाहिए, बाउड रेट क्या होगा, बैंडविड्थ क्या होगी, थ्रूपुट क्या हो गया। तो ये हम इन तमाम पैरामीटर्स को
भी देखते हैं कि हमने ट्रेड ऑफ कहाँ पे करना है, हमें किस किस चीज़ के साथ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बगैर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेंडर है आपके पास, ये हमने पहले 4B5 यूज़ की। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक इनकोडिंग यूज करें, लाइक हम इसको क्रॉस कर दें, इसको क्रॉस कर दें, तो टाइम कुछ कम लगेगा। जब हम दो यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, विद NZ, तो पहले ये हुआ, फिर ये इसने कन्वर्ट किया, ये आपका सिग्नल गया, ये वो आपका लिंक है, वापस वो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसने इनकोड किया, फिर इसको इसने कर दिया इनकोड। अब पहले वो इसको डिकोड करेगा, फिर वो जब यहाँ इसको डिकोड करेगा तो ये नॉन रिटर्न 0 वापस आ गया, फिर यहाँ पे वो इसको डिकोड करेगा। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी तो हाई कर दी है, लेकिन टाइम जो है, जो लिंक टाइम है, सेंडिंग और रिसीविंग टाइम है, वो भी इंक्रीज आपका हो जाएगा। तो ये आपके पास जो आपकी ये आपका एक चार्ट बना हुआ है जो इसकी मैपिंग है। अब इसमें ये देखें कि जो हमारे पास डाटा सीक्वेंस है कि अब ये मेरे पास 0000 है, इसको इनकोड किया 111110 के साथ, और ये कुछ आपके सीक्वेंस है, ये आपके कुछ पहले से। जब भी देखें जो बंदा भी इनकोडिंग मेथड बनाता है, जो भी साइंटिस्ट एक अपनी स्कीम देता है, उसके देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। आप अगर बात करते हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, आप पश्तो में बात करते हैं उसकी अपनी ग्रामर है, ठीक है, आप फ्रेंच में बात करते हैं उसकी अपनी ग्रामर है। तो वो कुछ देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, जिन रूल्स और रेगुलेशन को आप फॉलो करके अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, डाटे को सेंड और रिसीव करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप देखें कि ये 0000 है, फिर ये आपकी सीक्वेंस है, फिर ये आपके पास जो 0001 है ये वो सीक्वेंस है, फिर 0010 है, फिर ये वो सीक्वेंस है। तो हमने ये डाटा सीक्वेंस था, इसको हमने इनकोड सीक्वेंस में किया, और हमने साथ साथ ये बता दिया कि Q क्या होगा, Q फॉर क्वाइट, I फॉर आइडियल, H फॉर हार्ड, J फॉर स्टार्ट, K फॉर स्टार्ट, T फॉर एंड, S फॉर सेट, R फॉर रीसेट। तो ये हमने अपना कंट्रोल सीक्वेंस भी बता दिया कि जब ये काम होगा तो फिर तुमने क्या करना है, और आपके पास इनकोडेड सीक्वेंस भी बता दिया कि अगर हमने ये सीक्वेंस है तो फिर क्या होगा, ये है तो फिर क्या होगा। तो अब इस टेबल को ध्यान में रखते हुए आपने जो डाटे की इनकोडिंग या डिकोडिंग करनी है वो उस टेबल को ध्यान में रखते हुए करनी है। अब आप ये देखें, सब्स्टिट्यूशन इन 4B 5B ब्लॉक कोडिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 1111 था, आप यहाँ देखेंगे 1111 में क्या है, 1101 है। तो यहाँ पे क्या आपके पास जो है वो आप देख रहे हैं कि 1111, एक मिनट है प्लीज, प्रीवियस। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 1101, ये आपके पास, सॉरी, ये आपके पास 1111 है, तो इसका ये है, मैं इसका देख रहा था, इसका ये देखें, ये आपके पास 1111 है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या ट्रांसमिट हुआ, 1101। अब ये इसने कहां से पिक किया है, ये इसने, ये आपके पास 1111 था तो क्या आ गया 1101, क्या हुआ 1101, 11 ये आप देख रहे हैं क्या हुआ 1101, ठीक है। अब आपने 0000 की आप जगह देख रहे हैं, आप क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं 1110। तो आप अगर बैक स्लाइड में जाएं तो आप देख रहे हैं कि 0000 की जगह क्या हुआ 1110, यानी ये आपके पास क्या था, ये यहाँ पे था 0000, तो इसकी जगह आप क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं 111101। तो अब अगर आप इसमें जाएं तो 0000 की जगह आप जो है वो क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं 1110। तो आप ये देखें ये आपकी सब्स्टिट्यूशन है, हमने वो टेबल बना दिया था, उस टेबल के अगेंस्ट हमने कोडिंग सेट कर दी थी। हम जब अपनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वहां से हम पिक कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम सेंड कर रहे हैं। तो ये जो टेबल आपके पास है, इस टेबल के थ्रू हमने एक पहले ये आपका, ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट आता है, वो अपनी एक नई कोडिंग देता है, वो कहता है ठीक है मैं 0000 के बाद 1 ठीक है मैं 111000 सेंड करूंगा। तो वो उसका अपना एक मैकेनिज्म होगा ना, वो पूरा डिफाइन करेगा कि ये मेथड है, ये बिट आएगी तो मैंने ये सेंड करना है, ये बिट आएगी तो मैंने ये सेंड करना है। हमने उस मेथड को जहन में रख के अपना कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर ट्रांसमिशन करनी है। तो जो आपकी 4B 5B थी, आपको बात समझ आ गई कि हमने इन तमाम ब्लॉक कोड्स को वहां उस टेबल से पिक किया, इसके साथ मैप किया और डाटे को हम सेंड और रिसीव कर रहे हैं। अब यहां पे आपके पास इसकी एग्जांपल एक हम देख लेते हैं कि वी नीड टू सेंड डाटा एट 1 मेगाबिट्स पर सेकंड रेट। हमने डाटा सेंड करना है 1 मेगाबिट्स पर सेकंड रेट के ऊपर। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ? आपसे क्या पूछा गया है कि मिनिमम बैंडविड्थ क्या होगी, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4B 5B एंड NRZI
आर मैनचेस्टर कोडिंग, यानी 4B 5B तो बताना ही बताना है, इनमें से या NRZEI हो या मैनचेस्टर कोडिंग हो, ये आपका क्वेश्चन है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप जो है सोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं सकते। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं इसकी जो है सोल्यूशन किस तरह है। फर्स्ट 4B 5B ब्लॉक कोडिंग इंक्रीजेस द बिट रेट टू 1.2 मेगा। जो 4B 5B है वो इंक्रीज कर देगा बिट रेट, कहां तक ले जाएगा 1.25 मेगा। आपने पीछे उस टेबल में देखा था कि वहां पे वो इंक्रीज कर रहा था। द मिनिमम बैंडविड्थ यूजिंग NRZI इज N/2। अब ये अगर आप वापस चले जाए इस टेबल के अंदर, ये वो टेबल है जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कि आपको पता हो कि उसकी मिनिमम बैंडविड्थ रेट क्या है, मैक्सिमम बैंडविड्थ रेट क्या है। तो यहाँ से हम अब उसकी जो है सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, द मैनचेस्टर स्कीम नीड्स अ मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। जो आपकी मैनचेस्टर स्कीम है उसको आपको 1 मेगाहर्ट्ज चाहिए। द फर्स्ट चॉइस नीड्स अ लोअर बैंडविड्थ बट एज अ डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम। द सेकंड चॉइस नीड्स अ हाई बैंडविड्थ बट डज नॉट हैव अ डीसी कंपोनेंट प्रॉब्लम। अब ये अगर आपको वो टेबल पता है, आपके माइंड में है, तो आंसर इज वेरी लॉजिकल। लेकिन अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का ही नहीं पता, टेबल का ही नहीं पता कि कौन सी स्कीम क्या करती है, उसकी मिनिमम बैंडविड्थ क्या है, मैक्सिमम बैंडविड्थ क्या है, वो कौन सी इनकोडिंग स्कीम यूज करती है, तो आप इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स पता है तो फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं। यानी इसमें कोई ज्यादा मैथमेटिकल कंप्यूटेशन नहीं है। आपका वो जो टेबल है, जो आपने वो एक सेट उसमें तैयार किया हुआ है, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है, 8B 10B ब्लॉक इनकोडिंग। अब आपके पास जो 8B 10B ब्लॉक कोडिंग, आप ये देखें यहाँ पे आपके पास 8 बिट का ब्लॉक आ रहा है, ये आपके पास 8B 10B की आपका इनकोडर है। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या है कि 5B/6B, और यहाँ पे क्या आपके पास 3B/4B, और ये आपके पास डिस्पेरिटी कंट्रोलर है, और ये आपके पास 10 बिट का क्लॉक है। अब इससे पहले हमने 4B 5B देखा था। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम 8B 10B देख रहे हैं कि अगर आपने 8B और 10B की जो है ब्लॉक एनकोडिंग करनी है तो वो किस तरीके से करनी है। यहाँ पे हमने उसको देखा है कि आपके पास 8B और जो 10B की जो आपकी ब्लॉक एनकोडिंग है वो किस तरीके से हो रही है। इसके बाद आपके पास जो है ठीक है, इसके बाद क्या चीज है, AMI यूज विद स्क्रैबलिंग। हमने कहा था लाइन कोडिंग है, स्क्रैबलिंग है, ठीक है, शुरू में हमने देखा था। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सेंडर है, ये आपके पास वायलेटेड डिजिटल सिग्नल है, और ये आपका रिसीवर है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है। ये मॉडिफाई AMI इनकोडिंग है, ये मॉडिफाई AMI, ये उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उस ठीक है। यहाँ पे हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, स्क्रैबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके पास सेंडर था, ठीक है, ये आपका वायलेटेड डिजिटल सिग्नल जो उसको वायलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो चीज है वो क्या चीज है कि 2 केसेस ऑफ B8ZS। अब यहाँ पे हम 2 डिफरेंट केसेस देख रहे हैं जो आपकी स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। पहला क्या है, ये जो प्रीवियस लेवल इज पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे हम अपना जो प्रीवियस लेवल है वो नेगेटिव हम देख रहे हैं। तो जब आप पॉजिटिव देख रहे हैं तो ये आपका 1 है, ये 0 0 0 ट्रांसमिट हो रहा है, ये फिर आपका 0 है, फिर ये 0 है, एंड सो ऑन। तो ये हमने 2 डिफरेंट केसेस देखे हैं। इसमें जो हमारे पास एक लेवल हम पॉजिटिव के साथ देख रहे हैं, और जो दूसरा लेवल है वो हम उसको नेगेटिव के साथ देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव लेवल दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपके पास B8ZS सब्स्टिट्यूट्स 8 consecutive zeros with 000 VB0VB। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास B8ZS है, जब वो सब्स्टिट्यूशन करता है तो वो 8 consecutive zeros यूज करता है विद 000 VB0VB के साथ। यानी जहाँ पे जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है, हम बात कर रहे हैं कि जो B8ZS है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है 8 consecutive जीरो। जो अब 8 आपके consecutive जीरो के साथ से क्या मुराद है कि विद 000 VB0VB। ये आपके पास एक रूल है जो हम इसमें यूज करते हैं कि वो, ये आपको पता होना चाहिए कि वो कितने जीरो सेंड करेगा, वो 8 consecutive जीरो सेंड कर रहा होता है।
ये आप देखें जी, इसके बाद जो हमारे पास आ गया HDB3, ठीक है। अब ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये सारी टेक्निक्स आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इनको पता होना चाहिए आपको कि कौन सी टेक्निक के क्या ड्रॉबैक्स हैं और किसके क्या एडवांटेजेस हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हमने किस तरह का कम्युनिकेशन चैनल डिज़ाइन करना है जिसमें हमारी नीड्स ये है या हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, तो हम वहाँ पे कौन सा चैनल यूज़ करें, किस तरह का, वो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टेक्निक में कौन सा चैनल या किस तरह का चैनल यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस इन HDB3, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट सिचुएशन है। ये अब इसमें क्या हो रहा है, इवन इवन ऑड इवन इवन। अब ये देख रहे हैं कि ये जो आपने फर्स्ट सिचुएशन की है 1 1 0 0 0 0, देन 1 0 0 0 0, देन थर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है 0 0 0 0। तो ये आपके पास एक फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये आपके पास सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपके पास थर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे हम देखिए हमने क्या कहा था कि B8 दैट सब्स्टिट्यूट 8 कंसेक्यूटिव जीरोस। तो ये जो HDB3 में है इसमें आपने ये एक राउंड हो गया, ये आपका सेकंड राउंड हो गया और ये आपके पास थर्ड राउंड हो गया। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट राउंड है, ठीक है, यहाँ पे हम अपने कर रहे हैं, फिर हम सेकंड राउंड में कर रहे हैं, फिर हम थर्ड राउंड में कर रहे हैं। ये आपके पास क्या था, HDB3 टेक्निक थी। देन आपके पास HDB जो 3 है, सब्स्टिट्यूट 4 consecutive zeros with 000V or B00V depending on the number of non-zero pulses after the last substitution। रूल क्या आ गया आपके पास जी कि अगर आपके पास HDB3 है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है 4 consecutive zeros को with 000 वोल्ट और B00 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नॉन जीरोस के, उसके अंदर कितने नॉन जीरोस हैं उस चीज पे डिपेंड कर रहा है। पल्सेस आफ्टर द लास्ट, जो आपकी लास्ट सब्स्टिट्यूशन है उसको देख के वो देखता है कि उसमें कितनी पल्सेस हैं, उसको देख के वो अपनी सब्स्टिट्यूशन कर रहा होता है। इसके बाद आपके पास आ गया डेल्टा मॉड्यूलेशन कंपोनेंट। जो आपके पास डेल्टा मॉड्यूलेशन कंपोनेंट से क्या मुराद है कि आप ये देखें, ये आपका एक एनालॉग सिग्नल है, ये आपके पास डेल्टा मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेटर है। ये अब आपने सेंड किया तो ये आपके पास, ठीक है, जब आपने यहाँ सेंड किया ये आपका डिले यूनिट है, ठीक है, ये आपका स्टेयरकेस मेकर है, ये आपका कंपैरेटर है, और यहाँ पे आपने उसने क्या किया, उसको डिजिटल डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, यानी एनालॉग को आपने डिजिटल डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। जिस तरह हम अपने बात करते थे कि मॉडम जो है वो आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है, जो मॉड्यूलेशन को जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो आपका एनालॉग सिग्नल था उसको हमने डिजिटल डेल्टा में या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक। अब डेल्टा डीमॉड्यूलेशन देखें, क्योंकि जब आप ये देख रहे हैं कि ये आपके एनालॉग सिग्नल था तो यहाँ पे जो आपका कंपैरेटर है, डिले यूनिट है और स्टेयरकेस मेकर है, इन तीनों ने मिलके एनालॉग को डिजिटल में किया। तो अब डेफिनेटली डीमॉड्यूलेशन भी तो इसकी होगी ना, कि जब वापस जो ये डिजिटल है इसको अपने, अगर आपने इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो अब ये देखें यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे आपने जरा गौर करना है कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें आ रही है। कंपैरेटर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास डिले यूनिट आ रहा है और आपके पास यहाँ पे स्टेयरकेस जो मेकर आ रहा है, जो एनालॉग को कन्वर्ट करता है डिजिटल। यहाँ पे ये तीन, लेकिन जब आप इसको वापस कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास डिजिटल है, यहाँ पे आपके पास सेम जो है, जो आपका स्टेयरकेस मेकर है वही है, डिले यूनिट है और लो पास फिल्टर है। तो आप अगर ये देखें कि दो चीजें तो वही है, एक आपका डिले यूनिट और एक आपका स्टेयरकेस। यहाँ पे आपके पास क्या यूज हो रहा है, कंपैरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। जो आपका मॉड्यूलेटर के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, कंपैरेटर यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर हम स्टेयरकेस और डिले तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लो पास फिल्टर यूज कर रहे हैं जो डिजिटल से वापस एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है इन दोनों में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हम जब इसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन से 3 कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, और जब हम उसको डिजिटल से एनालॉग में कर रहे हैं तो कौन से हम 3 कंपोनेंट्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो
आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 था, इसको कंप्लीट करते हैं। और ये अभी आपका जो 4th चैप्टर है डिजिटल ट्रांसमिशन का, ये कंप्लीट नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हम अपने लेक्चर नंबर 8 में नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जो डिजिटल ट्रांसमिशन का चैप्टर है उसको ऑलमोस्ट हमने 50 to 60% कवर कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम अपनी डिजिटल ट्रांसमिशन की जो कुछ बाकी टेक्निक्स रह गई हैं वो किस तरह यूज़ होती हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।